प्रिय छात्रों, जैसा कि हम आपका पहला पाठ पढ़ा रहे थे, विभव, विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम का नियम, इप्सिलॉन का मान, मात्रक निकालना बता रहे थे। और पीछे हमने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे का कल का पेपर है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ हमें 2-4 क्वेश्चन, हमें कुछ खास प्रश्न बता दिए जाए, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, छात्रों, आपको जो गॉस थ्योरम है, इसके अनुप्रयोग और गॉस थ्योरम आपको तैयार करना है। और विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करना है। इससे बाद में आपको आगे जो इसके बारे में, जो प्रकाश के बारे में, आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनके बारे में प्रूफ, सूत्रों को प्रूफ करना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और यदि दो लेंसों को संयुक्त करके मिला दिया जाए, संपर्क करा दिया जाए, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इस पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। फिर आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान करना है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना, किस प्रकार से किसी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र क्या है, उसकी सूत्र निकालते समय न्यूमेरिकल का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत से विनाशी व अविनाशी, पोषी व समपोषी के लिए व्यंजक स्थापित करना, और तीव्रता और आयाम में संबंध स्थापित करना, उस पर आधारित सवाल भी आपको आ सकता है। तीसरी बात कि आप ये भी ध्यान रखें कि हाइगेंस सिद्धांत की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन व परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के बारे में वर्णन कीजिए। और मैं प्रकाश के बारे में विशेष बात बता रहा हूं। प्रकाश का चैप्टर सबसे बड़ा 13 नंबर का है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 13 नंबर का आता है इतना बड़ा, और कोई सा भी चैप्टर नहीं है। तो इसके अंदर अपवर्तन, परावर्तन, विबजॉल, प्रकाश का रिफ्लेक्शन, या सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है उगते एवं छिपते समय, या कमरे के अंदर, कमरे की दीवारों को बंद, कमरे के चारों खिड़कियों को हो या कमरे के दरवाजों को बंद करने पर भी कमरे में अंधेरा नहीं होता, क्यों, स्पष्ट कीजिए। नीला रंग क्यों दिखाई देता है, खतरे का निशान सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हैं। विबजॉल से संबंधित जो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, और प्रकाश के 7 रंग से एक रंग श्वेत बनता है। नीले रंग का प्रकीर्णन कैसे कितना होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कितना होता है, संबंधित प्रश्न, लॉर्ड रेले का नियम भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के बारे में भी आपको विवेचन करना होगा कि निकट दृष्टि दोष कब होता है, दूर दृष्टि दोष कब होता है, आंख में किस समय निकट दृष्टि दोष आने पर चश्मे में क्या लगाएंगे, और दूर दृष्टि दोष होने पर आंखों में, चश्मे में हम क्या यूज करेंगे। फिर आपको ध्रुवण और अध्रुवण के बारे में भी बताना है, पोलराइज्ड, इस वाले चैप्टर को भी अच्छी तरह से तैयार करना है।
और इसमें एक सूत्र आता है IP + R बराबर 90 डिग्री, तो ये भी आपको प्रूफ करके आना चाहिए। और अब हम आपको इसके बारे में चुंबक के बारे में, चुंबकीय फील्ड में किसी धारावाही तार पर लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और लॉजिक गेट, OR, एंड गेट, OR गेट, और ये जो गेट हैं इनके बारे में आपको जानना चाहिए। संधियों को भी आप याद करके जाना चाहिए, PN संधि क्या होती है और इन संधियों से क्या निकलता है। अगर अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त के तरंग इनको किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं, या अर्ध तरंगधारी के अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रत्यावर्ती धारा परिघ को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही, पूर्ण तरंग दृष्टकारी और अर्ध तरंग दृष्टकारी, जैसा कि मैं शुरू से ही आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट, 1 नंबर का गेट आता है, जो लॉजिक गेट है, एक या दोनों 1 नंबर का ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और इसमें फिर तीसरा चैप्टर है आपको रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में के नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, परमाणु भट्टी और इस पर आधारित निम्नलिखित अर्धायु। अर्धायु तुम जाते हो जितने समय में कोई तत्व विकसित होकर अपनी पूर्ण मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु कहलाता है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम आपको ध्यान रखने हैं। फिर धारिता, धारिता के लिए सूत्र है C1 = C1 + C2 + C3। ये समांतर क्रम के लिए है और श्रेणी क्रम के लिए 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए संधारित्र का सूत्र एवं निम्नलिखित इन पर प्रश्न, आंकिक प्रश्न। और किसी गोलीय चालक पर संधारित्र का सूत्र स्थापित कीजिए, या यदि किसी गोलीय चालक पर संधारित्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इस तरह से संधारित्र पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी भी इंपॉर्टेंट है। लाइमन श्रेणी और उत्सर्जन और अवशोषण के बारे में चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये सारी बातें जो है आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम इसके बारे में विवेचन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टीन का ऊर्जा संबंधी, आइंस्टीन का विद्युत तापायनिक उत्सर्जन संबंधी समीकरण 1/2 mv² बराबर m 1/2 mv² मैक्सिमम h म्यू माइनस h म्यू 0। ये जो आइंस्टीन का समीकरण है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। आइंस्टीन का तापायनिक उत्सर्जन समीकरण, तापायनिक उत्सर्जन या ताप विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन या ताप विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी प्लेट पर, किसी वस्तु पर पड़ती हैं, डाली जाती हैं, तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने की इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन या ताप विद्युत प्रभाव कहते हैं। दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हो? और दहली आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। कार्य फलन, ये इस तरह की परिभाषाएं हैं जो आपको महत्वपूर्ण रूप में निर्णायक हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को तैयार मोटे मोटे करके जाना है। इन चैप्टरों में सबसे ज्यादा
जो इम्पोर्टेंट है वो 13 नंबर का प्रकाश है। प्रकाश वाला पार्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 13 नंबर का है। और जो चैप्टर है इनमें प्रत्येक को 5-5 शाखाओं में बांटा गया है। प्रत्येक 5 शाखा में ज्यादातर 4-5 या 8-8 अंक के क्वेश्चन हैं। अर्धायु, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है कि जितने समय में कोई तत्व विघटित होकर अपनी पूर्व मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु कहलाता है। नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के नाभिकों को संयुक्त करके एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, तथा किसी भारी नाभिक को तोड़कर दो हल्के नाभिकों में तोड़ने की क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु भट्टी, परमाणु रिएक्टर, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे। मैं आशा करता हूं प्रिय छात्रों कि इन बातों को आप पढ़ के और अध्ययन करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अब मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आपकी शुभकामनाएं मानता हूं कि आप शायद इनको सभी याद कर लेंगे, एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे।